नमस्कार, दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। आज का हमारा टॉपिक जुड़ा है हांगकांग के इलेक्शन से। दरअसल हाल ही में हांगकांग में चुनाव हुए और उन चुनाव में एक नई टर्म पैट्रियट चुनाव, ये टर्म चर्चा में आ गई है। तो आज का हमारा टॉपिक है हांगकांग में पैट्रियट चुनाव। तो इसमें आज हम जो चीजें कवर करने वाले हैं वह है खबर क्या है, फिर हम जानेंगे कि हांगकांग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि से ही ये टर्म जुड़ी हुई है। दरअसल पैट्रियट चुनाव जुड़ा हुआ है चाइना से, और चाइना का आधिपत्य या कंट्रोल जो है वह हांगकांग पर कब से है, इसे देखने के लिए हमें एक नजर डालनी पड़ेगी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। फिर बात करेंगे हम हांगकांग के प्रशासन की। क्या नया है हांगकांग के प्रशासन में, जिसे कहा जाता है एक राष्ट्र दो व्यवस्था या दो प्रणाली। चुनावी सुधार के लिए क्या है चीन की पैट्रियट योजना, इस पर बात करेंगे। हांगकांग और लोकतंत्र, यानी अगर चाइना का इतना ही कंट्रोल हांगकांग के ऊपर है तो हम हांगकांग को कैसे एक लोकतंत्र कह सकते हैं। फिर बात करेंगे आईआर के लिहाज से भारत और हांगकांग संबंध की। उसके बाद बात करेंगे निष्कर्ष की, और आपके मेंस के लिहाज से हम एक प्रश्न की बात करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं। हांगकांग इलेक्शन, चाइना रिजेक्ट्स डेमोक्रेसी कंसर्न फ्रॉम वेस्ट। हांगकांग, व्हाट इज चाइनाज पैट्रियट प्लान फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये टर्म चर्चा में है, तो चर्चा में क्यों है? हांगकांग चुनाव में मात्र 30.2% मतदाताओं ने हिस्सा लिया है, जो कि एक बहुत छोटा नंबर है। यानी इतने कम मतदाताओं ने पार्टिसिपेट किया है किसमें? हांगकांग के इलेक्शन में। कहा जा रहा है कि 1991 के बाद ये पहली बार है जब इतने कम मतदाताओं ने हांगकांग में के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया है। तो इसके रीजन, कहीं एक पक्ष कह रहा है कि जो चुनावी रिफॉर्म्स हुए हैं, दरअसल चाइना ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, चुनाव में बदलाव किया है हांगकांग के चुनाव में, उनकी वजह से जहां एक पक्ष कह रहा है कि जनता उसे अभी स्वीकार नहीं कर पा रही है, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि हांगकांग के चुनावी प्रक्रिया में ये जो बदलाव है यह उसके लोकतंत्र पर हमला है। साथ ही साथ जो बहुत दिलचस्प बात है कि इतने कम मतदान के बावजूद जो चीन समर्थक हैं, जो चीन समर्थकों की पार्टी है, उसे बहुत ज्यादा क्या मिल रहा है? बहुत ज्यादा जीत मिली है। दरअसल हांगकांग में मेनली दो गुट हैं। पहला है पैन डेमोक्रेट्स, जो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि जो लोकतंत्र है वो धीरे धीरे एस्टैब्लिश हो जाएगा हांगकांग में। दूसरा प्रो एस्टैब्लिशमेंट, ये समर्थन करते हैं चाइना का। ठीक, अब हम बात करेंगे हांगकांग की पृष्ठभूमि की। 1984 में चीन और ब्रिटिश की संयुक्त घोषणा होती है, जिसे कहा जाता है साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन। इसमें 1 जुलाई 1997 से हांगकांग पर किसका कब्जा काबिज कर दिया जाता है? किसे? चाइना को। यानी अब चाइना का कंट्रोल किस पर होगा? हांगकांग पर होगा। इससे पहले जो हांगकांग है वह किसके अधीन था? हांगकांग अधीन था ब्रिटिश एम्पायर के 1842 से। 1842 में क्या होता है? पहला अफीम युद्ध होता है और हांगकांग पर ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा हो जाता है। इस कब्जे के बाद 1984 में ये कंट्रोल किसका आ जाता है? चीन का, हांगकांग पर, संधि के तहत। इस 1842 के बाद एक मैप से हम समझ लेंगे इसे। इस टेरिटरीज में 2 बार इसका विस्तार होता है। इस टेरिटरीज का एक बार 1860 में और एक बार 1898 में। 1860 में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं कॉबलून, इस पर आधिपत्य हो जाता है ब्रिटिश एम्पायर का, और 1898 में ये जो न्यू टेरिटरीज हैं ये शामिल हो जाती हैं ब्रिटिश एम्पायर के अधीन। और 100 ईयर की लीज पर ये टेरिटरीज
ब्रिटिश एम्पायर के अधीन आ जाती हैं। और ये 100 ईयर्स की लीज कब पूरी हो रही है? 1997 में। तो ये पूरा क्षेत्र किसके अधीन चला जाता है? चाइना के। लेकिन पूरी तरीके से नहीं जाता, चाइना के अधीन जाता है लेकिन पूरे तरीके से नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहां एक और चीज लिखी है, हांगकांग का मूल कानून या बेसिक लॉ। दरअसल जब ब्रिटिश एम्पायर चाइना को कंट्रोल देता है हांगकांग के ऊपर, तब वह एक शर्त रखता है और कहता है कि आप जो है वो हांगकांग का जो बेसिक लॉ है, यानी जिसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसे एक्सेप्ट करिए, तब आपको कंट्रोल मिलेगा हांगकांग के ऊपर। चाइना उसे एक्सेप्ट कर लेता है, यानी इस बेसिक लॉ को, इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2-4 बातें हैं उन्हें हम देख लेते हैं, जो आज के टॉपिक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ये बात करता है राइट्स की, कि जो हांगकांग के नागरिक होंगे उन्हें राइट्स मिलेंगे। कौन से राइट्स? फ्रीडम ऑफ असेंबल और फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है। दूसरी ये बात करता है कि जो हांगकांग का सर्वोच्च पद होगा वो होगा चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसके अंतर्गत एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। ठीक। सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ? चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी लगभग हर फैसले को लेने का अधिकार किसका है? चीफ एग्जीक्यूटिव का। इसके अलावा बात की गई कि हांगकांग की 3 इंडिपेंडेंट बॉडी होंगी, जिसमें शामिल होगी लीगल सिस्टम, जिसमें शामिल होगा एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जिसमें शामिल होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो हमारा टॉपिक है वो यहीं से क्या है? यहीं से जुड़ा हुआ है। यानी हांगकांग के जो बेसिक लॉ है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बात कही गई है लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग की, कि वो हांगकांग की इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। और इस इंडिपेंडेंट बॉडी जो है ये पावरफुल बॉडी है, हांगकांग की पावरफुल बॉडी है। इसका कार्यकाल 4 साल का होता है, लेकिन इस बार कोविड के कारण इसे एक्सटेंड करके 5 साल का किया गया है। इस बार इलेक्शन 5 इयर्स में हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बेसिक लॉ था हांगकांग का, जिसे एक्सेप्ट किया किसने? चाइना ने। चाइना ने माना कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ये है इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। और चाइना ने इसके अलावा, अब जब हम बात करेंगे कि हांगकांग का जो प्रशासन है वह कैसे चलता है, तो वह चलता है एक राष्ट्र दो प्रणाली, यानी 2 व्यवस्था। अब एक देश और 2 प्रणाली की बात अगर हम करें तो ये लगभग जुड़ा हुआ है किससे? ये जुड़ा हुआ है हमारे बेसिक लॉ से। हमने अभी बात की कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होगी वह क्या होगी? एक पावरफुल बॉडी होगी, किसकी? हांगकांग की। उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास क्या होगा? बजट बनाने का अधिकार होगा, पेश करने का अधिकार होगा, टैक्स से जुड़े सभी फैसले लेने का अधिकार होगा, टॉप जजेस को अपॉइंट करने का अधिकार होगा, और जो हांगकांग का सर्वोच्च पद है चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके ऊपर इम्पीचमेंट का अधिकार भी होगा, यानी महाभियोग। ठीक है। अब हम समझते हैं कि एक राष्ट्र 2 प्रणाली क्या है। दरअसल जब ब्रिटिश एम्पायर ने चाइना को कंट्रोल दिया हांगकांग के ऊपर, तो एक बात कही गई, चाइना ने कहा कि कुछ बुनियादी कानून बनाने पड़ेंगे। तो चाइना ने विदेश और रक्षा इन 2 क्षेत्र को छोड़कर सभी अधिकार हांगकांग को दे दिए। यानी चीन ने अपने पास क्या रखा? विदेश और रक्षा, ये चीन के पास रहेंगे, और इसके अलावा सभी अधिकार किसे दे दिए गए? हांगकांग को दे दिए गए। यानी हम यहां से समझ सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल पर कोई भी अधिकार चीन का नहीं है। अभी जिस वजह से ये पूरा टॉपिक
चर्चा में आ गया है उसका रीजन है कि चाइना ने इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स 35 से कम करके कर दी हैं 20। नंबर्स ऑफ सीट्स ज्यादा हैं, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्शन होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर के लिए, यानी प्रत्यक्ष जो चुनाव होता था, उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी 35, उन्हें कम करके कितना कर दिया 20 कर दिया। और इसी वजह से यह पूरा मुद्दा कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गया है। तो बात करें चुनावी सुधार के लिए क्या है चीन की पैट्रियट योजना। दरअसल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स पहले कितनी होती थी 70 होती थी। अब उन्हें बढ़ाकर कितना कर दिया गया, उन्हें बढ़ाकर 90 कर दिया गया। यानी पहले सीट्स कितनी होती थी 70, अब कितना कर दिया गया 90। इन 90 सीट्स जो हैं इनका क्या है डिवाइड किया गया है इन्हें, जिसमें से पहले 35 सीटों पर डायरेक्ट क्या होता था, मतदान होता था, यानी प्रत्यक्ष चुनाव होता था। चाइना ने इन सीट्स को कम करके 35 को कितना कर दिया है 20 कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन कमिटी के द्वारा कितने 40 इलेक्शन कमिटी के द्वारा 40 सीटों का क्या किया जाएगा, फैसला किया जाएगा। तो 40 और 20 कितना हो गया 60, बचा कितना 30 का चुनाव होगा जिसमें बिजनेस पर्सन्स होंगे, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट हैं, ट्रेड पर्सन, बिजनेस पर्सन, जितने स्पेशलिस्ट हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि ये जो 40 हैं, इन 40 का जो सिलेक्शन है वो कौन कर रहा है, इलेक्शन कमेटी कर रही है। चाइना ने क्या किया है कि इस इलेक्शन कमेटी में पहले 1200 मेंबर होते थे, इन्हें बढ़ाकर कर दिया है 1500, और इस इलेक्शन कमेटी में उन लोगों को शामिल कर लिया गया है जो क्या हैं, जो हैं प्रो बीजिंग, जो चाइना का समर्थन करते हैं। यानी कि अब इन 40 सीट पर जो लोग आएंगे वो होंगे जो चाइना का समर्थन करते होंगे। इस स्पेशलिस्ट में ऑलरेडी प्रो बीजिंग लोग शामिल हैं जो चाइना का समर्थन करते हैं। सिर्फ 35 सीट्स पर कहा जाता है, इससे पहले इलेक्शन में जो स्पेशलिस्ट है उनका कहना है कि 35 में से 29 सीट्स जो है वो प्रो डेमोक्रेटिक्स ने जीती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 3 सीट ही वो जीत पाए हैं 20 में से। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाइना दरअसल लेजिस्लेटिव असेंबली पर, काउंसिल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, ये एक पक्ष का मानना है। दूसरे पक्ष का मानना है, कैरी लैम है, उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चुनावी बदलाव हांगकांग के सभी पक्षों को जो उसके भले के लिए किए गए हैं। तो ये जो कहानी है अब आपको समझ में आ रही होगी कि 70 सीटों को बढ़ाकर 90 कर दिया गया, लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्शंस था यानी जिसमें जनता की भागीदारी थी, उन सीट्स को कम कर दिया गया है, और इसी वजह से ये मुद्दा चर्चा में आया है। ठीक, हमने इसकी बात कर ली। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया। दरअसल स्क्रीनिंग कमेटी, जब किसी व्यक्ति को हांगकांग में इलेक्शन लड़ना होता है तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। ये स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करती है क्या वो एलिजिबल है इलेक्शन लड़ने के लिए या नहीं। तो जितने प्रो डेमोक्रेट्स हैं, यानी जो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, उनका जो प्रत्याशी जो खड़े होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और इसी दौरान बहुत सारे ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया जो पिछले साल खूब खबर में भी रहा है। इसके अलावा एक कानून बनाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी बनाया गया। ये 2020 में बनाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 2003। इसके अंतर्गत भी जो वहां के एक्टिविस्ट थे, जो लोकतंत्र का समर्थन करते थे, उनको क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे एक्टिविस्ट को, जो पिछले कई महीनों से चर्चा का विषय भी रहे। तो ये सारे चेंजेस किए गए, और इन्हीं चेंजेस को चीन ने क्या कहा कि ये चीन की पैट्रियट योजना है। अब सवाल है कि हांगकांग इन सब के बाद क्या लोकतंत्र है? जब एक प्रस्ताव में, एक संधि में ये एग्रीमेंट बन गया था कि हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल पर चीन का कोई अधिकार नहीं होगा, उसके बावजूद लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेंज किए जा रहे हैं, तो क्या हांगकांग एक लोकतंत्र है?
इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है उसके तहत क्या किया गया है कि उसकी डेफिनेशन को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि उसमें प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना ब्रॉड कर दिया है कि जब भी वहां कोई लोकतंत्र के बारे में बोलता है या प्रोटेस्ट करता है तो कहा जाता है कि उनको क्या किया जाता है, उनको साइड कर दिया जाता है। अगर आप चाइना के समर्थक हो तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आप लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी पार्ट नहीं बन सकते हो। मूल कानून जो हमने बेसिक लॉ पढ़ा उसमें बहुत अस्पष्टता है, जिसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है। इसके अलावा यदि जो प्रो बीजिंग है, यानी कि जो चाइना का समर्थन करते हैं, अगर वही लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा लोग शामिल होंगे तो जाहिर है जो चीफ एग्जीक्यूटिव बनेगा वो भी कौन होगा, वो भी चाइना को सपोर्ट करने वाला ही होगा। तो ये एक इनसिक्योरिटी बनी हुई है दोनों पक्षों के बीच में, जो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और जो चाइना का समर्थन करते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। हांगकांग में कई राजनीतिक दल, मैंने आपको बता दिया है, 2 पार्ट्स में बंटे हुए हैं, पैन डेमोक्रेट्स और प्रो एस्टेब्लिशमेंट। 2012 में चीनी राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए हांगकांग के स्कूलों के पाठ्यक्रम को क्या किया गया, चेंज किया गया। 2014 में बीजिंग ने सार्वभौमिक मताधिकार के लिए एक रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। लोकतंत्र का आह्वान करने वाले प्रदर्शनकारियों को, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एक्टिविस्ट थे जिन्होंने विशाल रैलियां निकाली। इस मूवमेंट को अम्ब्रेला मूवमेंट कहा जाता है। 2019 में हांगकांग ने अपना अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कहा जा रहा है कि 2019 के बाद से ही चाइना जो है वो ज्यादा कंट्रोल करना चाह रहा है हांगकांग को इस प्रदर्शन के बाद। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 2020, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं भारत और हांगकांग संबंध की। 1840 का दशक, जब प्रथम अफीम युद्ध हुआ जिसके बारे में हमने बात करी, उसके परिणाम स्वरूप एक संधि हुई थी, नानकिंग की संधि। तो जो हांगकांग है वो क्या बन गया था, ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था। उसके बाद निवेश, वित्त, सेवाएं, समुद्री नौवहन, रसद, संस्कृति, शिक्षा और व्यापार के रूप में हांगकांग उभर रहा था। उसके बाद 1951 में जो स्थापित किया गया था भारत आयोग, उसे 15 अक्टूबर 1996 को उसका नाम बदलकर महावाणिज्य दूतावास के रूप में फिर से नामित किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि घोषणा हो चुकी थी कि अब हांगकांग पर किसका कंट्रोल होगा, चीन का कंट्रोल होगा। हांगकांग की कंपनियां भी भारत को एक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। इसके एग्जाम्पल है चाइना लाइट एंड पावर, ली एंड फंड, शांग्री-ला केरी लॉजिस्टिक्स और पीकरे, ये कुछ नाम हैं। इसके अलावा हांगकांग बैंकिंग, आईटी और शिपिंग में बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवरों का मेजबान है। तो इसके लिए सारी दुनिया में भारतीय जाने जाते हैं। कई क्षेत्रीय मुख्यालय भी कहाँ हैं, हांगकांग में हैं। और कई जो भारतीय कंपनियां हैं उनके लिए हांगकांग क्या है, एक प्रमुख केंद्र के रूप में सामने आया है। इसके अलावा भारत से मुख्य रूप में चीन में आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिए एक प्रमुख पुनः निर्यातक के रूप में भी हांगकांग उभरा है। अगर डेटा की बात करें तो 2017 में अगर हम देखें जनवरी से दिसंबर का डेटा, तो भारत हांगकांग का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार रहा, चीन और अमेरिका के बाद। इसी तरह अगर हम बात करें 2017 अप्रैल से नवंबर की, तो हांगकांग भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार था, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद। इसी तरह 2017 में भारत हांगकांग व्यापार 34.11 अरब अमेरिकन डॉलर रहा, जिसमें लगभग 27.0% की वृद्धि देखी गई। साथ ही भारत से हांगकांग को निर्यात 13.77 अरब अमेरिकन डॉलर का था, जिसमें वृद्धि देखी गई 15.8% की। ये डाटा भी 2017 का है। भारत के निर्यात का लगभग 90% रत्न और आभूषण से जुड़ा हुआ है। अब निष्कर्ष की बात करें तो चीन कह रहा है, दरअसल बहुत सारे देश जैसे यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन सब ने कहा है कि जो ये हस्तक्षेप है चीन का, ये गलत है। साथ ही G7 ने और यूरोपियन यूनियन ने भी इसका विरोध किया है। इस पर चीन का जो स्टैंड है वह यह है कि चीन का कहना है कि वह उसका अंदरूनी मामला है,
इस पर वेस्ट को बोलने की जरूरत नहीं है। साथ ही कैरी लैम जो है वहाँ की चीफ एग्जीक्यूटिव, इनका कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत होने के लिए और लोकतंत्र के को क्षति ना पहुंचे, इसीलिए ये जो योजना है पैट्रियट योजना ये लाई गई है। कैरी लैम का कहना है कि क्योंकि अभी अभी चुनाव की प्रक्रिया में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो जो मतदाताओं ने कम पार्टिसिपेशन किया है चुनाव में, उसका एक रीजन कैरी लैम बता रही हैं कि उसका एक रीजन ये है कि उसमें अभी अभी चेंजेस हुए हैं और उन चेंजेस को जनता के द्वारा एक्सेप्ट करने में, स्वीकारने में थोड़ा समय लगेगा, ये उनका कहना है। हालांकि अगर देखा जाए तो दूसरा पक्ष इसे लोकतंत्र पर प्रहार बता रहा है। तो आज का प्रश्न नोट कीजिए, हांगकांग में हाल के चुनाव परिणामों के संबंध में चीन द्वारा चुनावों में सुधार के लिए विवादास्पद पैट्रियट योजना पर चर्चा कीजिए। तो आज का टॉपिक इसी प्रश्न के साथ हम समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।